हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन सूरज अपने कॉलेज के लिए जा रहा था कि तभी उसकी बड़ी भाभी सुधा और सबसे छोटी भाभी पाखी आती है और सूरज को रोकते हुए कहती है, अरे इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? खाना तो खा लो। भूखे पेट घर से बाहर नहीं जाते हैं। रुको थोड़ा, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ, तुम यहीं रहना। नहीं भाभी, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। घर आकर वापस खा लूंगा। मैंने बोला ना, बिना खाए घर से बाहर नहीं जाना। रुक जाओ वहीं, मैं अभी लेकर आ रही हूँ ना खाना। नहीं भाभी, एक काम करो, आप रोल करके दे दो, मैं रास्ते में जाकर खा लूंगा। आप ऐसे ही दे दो। अरे अरे, अब क्या बस बड़ी भाभी का ही ख्याल है? चलो मेरे साथ एक रील भी बना लो। मैंने देखो कितना अच्छा गाना सिलेक्ट किया है। भाभी अभी नहीं, सच में बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ, वरना मैं आपके साथ पक्का रील बना लेता। अभी जाने दो, वैसे ही खाने की वजह से लेट हो रहा हूँ। तो कोई नहीं, जहाँ इतना लेट हो रहे हो वहाँ थोड़ा और लेट हो जाना। वैसे भी मैं तुम्हारी सबसे चहेती भाभी हूँ ना। हाँ, चहेती भाभी हो तभी तो बोल रहा हूँ। अभी नहीं, बाद में बना लेंगे, अभी जाने दो। हाँ हाँ जाओ, तुम मेरी कहाँ ही कुछ सुनोगे। तुम तो बस अपनी बड़ी भाभी के आगे पीछे ही घूमते हो। मैं हूँ ही कौन? अच्छा बताओ, कौन से गाने पर रील बनानी है? जल्दी से बना देता हूँ आपके साथ, वरना खाने में खाना नहीं, आपका गुस्सा ही मिलेगा। सूरज पाखी के साथ रील बना ही रहा था कि तभी उसकी दूसरी भाभी मीना हाथों में पूजा की थाली लिए आती है और सूरज से कहती है, ये क्या है? तुम्हें मैं क्या दिखाई नहीं दे रही हूँ? चलो मेरे पैर छुओ और ये लो आरती। भाभी आप भी ना थोड़ा तो मॉडर्न बनो, बाकी भाभीयों की तरह क्या हाथ में पूजा की थाली लिए घूमती हो? क्यों, पूजा की थाली लेने से क्या तेरा मेरे लिए प्यार और सम्मान कम हो जाएगा? अरे नहीं भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हो? आप तो मेरी प्यारी भाभी हो। और विधि चिल्लाते हुए सूरज को कहती है, ये क्या है? इतना टाइम हो गया और तुम अभी भी यही हो? कॉलेज नहीं गए? पता है ना तुम्हें कितनी उम्मीदें हमें तुमसे, और तुम अभी भी भाभीयों के साथ गप्पे मार रहे हो। भाभी वो तो क्या हुआ, अभी तो उम्र है मौज मस्ती करने की, तो थोड़ी बहुत मौज मस्ती तो बनती ही है। और तुमने ये क्या कपड़े पहने हुए हैं? मैं तुम्हारे लिए इतने अच्छे कपड़े लाई थी और तुमने ये पहने हैं। जाओ अभी जाकर बदलो और जो मैं लाई हूँ वही पहन कर आओ। नहीं भाभी, वो कपड़े मैंने कहीं घूमने जाना हो उसके लिए रखे हैं, इसीलिए मैंने आज नहीं पहने वो। तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, तुम जाओ और वही पहनो। मैं तुम्हारे लिए दूसरे नए कपड़े बाहर से ले आऊंगी। और ठीक है, मैं कल पहन लूंगा, अभी के लिए यही सही है। हाँ, यही पहनो और जाओ कॉलेज, वरना क्लास मिस हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे? मेरे साथ रील तो होने दो, फिर चले जाना, क्योंकि मुझे अपडेट करते रहना है मी एंड माय देवर की लाड प्यार। हाँ ठीक है, अपडेट कर लेना, लेकिन जब ये उन कपड़ों में होगा जो मैं लेकर आई थी, वो तुम पर खूब जचेंगे सूरज, और तुम्हारी उसमें फोटो भी बहुत अच्छी आएगी। ये सब बाद में करना, हटो, पहले मैं अपने प्यारे देवर जी की नजर उतार दूं, फिर तुम लोगों को जो करना है करते रहना, ठीक है? नहीं, जो मैंने पहले बोला है वो करो। जाओ और कपड़े बदलो। नहीं, पहले मेरे साथ रील बनाओगे तुम। नहीं, तुम कॉलेज जाओ पहले। सारी भाभी सूरज को अपना अपना बोला हुआ करने को बोल ही रही थी कि तभी वहाँ सुधा खाना लेकर आती है और सबको पीछे हटाते हुए उसे खाना खिलाती है। और इसी तरह पांचों भाभियां हमेशा देवर को लाड़ लड़ाती रहती और इन सब चीजों से सूरज को अच्छा तो लगता था, लेकिन वो परेशान भी हो जाता था। लेकिन किसी को भी बुरा न लगे, इसीलिए वो कुछ बोलता नहीं था। कुछ दिनों बाद सूरज अपने दोस्त निखिल के साथ बाहर जाता है, जहाँ सूरज निखिल से कहता है, यार हमने आज तक कभी सिगरेट नहीं ट्राई की, चलना ट्राई करते हैं। तेरे भैया को पता चला ना, तब तो तू गया। रहने दे ये सब, कुछ नहीं होना इससे। तो क्या हुआ, भैया को पता चल गया तो उनकी बीवियां हैं ना मेरी भाभी, हमेशा मेरा साथ देती हैं, वो मुझे बचा लेंगी। चल अब सिगरेट पीते हैं। और अगर तेरी भाभियों को ही पता चल गया तो तू क्या करेगा? वो तो फिर तेरे भैया को ही बताएंगी और तेरी भाभी तब थोड़ी तुझे बचाने आएंगी। मेरी भाभी का मैं एक लाडला देवर हूँ, वो मुझे डांटेंगी जरूर, लेकिन मुझे रोता हुआ नहीं देख सकती। सो डोंट वरी अबाउट मी। ठीक है भाई, चल फिर, अब इतना ही मन है तेरा तो। निखिल सूरज के साथ सिगरेट पीने लगता है और अब उसे धीरे धीरे आदत लग जाती है और वो घर में छुप छुप कर भी सिगरेट पीने लगता है। एक दिन पांचों भाभी साथ में बैठी थी, तभी मीना सूरज को बुला कर कहती है, मैं तो आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की देख रही हूँ, मेरे प्यारे से देवर के लिए प्यारी सी देवरानी। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, क्योंकि होना कुछ नहीं है, देवरानी तो मेरी ही पसंद की आएगी, जो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखे। क्यों भाभी, सही कहा ना? सही तो बोला है आपने,
सूरज की पसंद की लड़की नहीं आएगी, लेकिन लड़की तो आपकी पसंद की भी नहीं आएगी। मैं अपने सूरज के लिए लड़की देखूंगी। नहीं, लड़की मैं लाऊंगी जिसके साथ मैं, सूरज और मेरी देवरानी सारे एक साथ रील बनाए। और वैसे भी सूरज की तो मैं चहेती भाभी हूँ ना। अरे भाभियों, मेरी भी कोई सुनेगा या नहीं? आप अपने मन की ही बोल रही हो, मेरी भी तो कोई सुन लो। हम पांचों तुमसे बड़ी हैं और हम जो बोलेंगे वही होगा। और मैंने बोल दिया कि तुम्हारे लिए लड़की मैं लाऊंगी तो मतलब मैं ही लेकर आऊंगी। ठीक है, आप ही लड़की ले आना, लेकिन लड़की मेरी पसंद की लाना, क्योंकि मैंने सूरज के लिए लड़की देख रखी है और मैंने कल लड़की को अपने घर खाने पर भी बुलाया है। आप ऐसे कैसे हम लोगों से बिना पूछे बिना बताए लड़की को घर बुला सकती हैं? आखिर हम भी सूरज की भाभियां हैं। हाँ, हम भी तो सूरज की भाभी हैं और सूरज हमारा देवर है। हमारा पूरा हक बनता है सूरज पर। हाँ, तो मैं कौन सा बोल रही हूँ कि मैं सूरज की शादी करवाने के बाद आप लोगों को लड़की से मिलवा रही हूँ। अरे खाने पर ही तो बुलाया है, और वैसे भी खाने पर आ जाने से कौन सा वो सूरज की बीवी बन जाने वाली है। लेकिन आप ये बात मुझे तो बता ही सकती थी ना, या मुझे भी बताना जरूरी नहीं था? तू चुप हो जा। अगर हम तेरे लिए कोई फैसला ले रहे हैं तो सही होगा, और कल जो लड़की आ रही है अगर वो हमें ठीक नहीं लगी तो आगे तुम्हारी चुनी हुई लड़कियों को देखा जाएगा। अगले दिन सुधा की चुनी हुई लड़की विद्या घर में आती है और पांचों भाभियों को तो विद्या बहुत पसंद आती है। लेकिन विद्या जब सूरज को देखती है तो सबके सामने कहती है, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? ये नशे करता है, लड़कियों से फ्लर्ट करता है। मैंने इसे खुद अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि ये जिस कॉलेज में पढ़ता है मैं भी उसी में पढ़ती हूँ। आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछ सकती हो। जो ये बोल रही है वो सच है क्या सूरज? भाभी, वो मैं कभी कभी ही पीता हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये कभी कभी नहीं बल्कि रोज पीता है। शायद आप लोगों के लाड प्यार का नतीजा है। मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं तो ये शादी नहीं कर सकती। विद्या वहाँ से चली जाती है और तभी पांचों एक साथ कहती हैं, हमें नहीं रहना, हम भी जा रहे हैं। नहीं भाभी, आप कहीं मत जाओ, मुझसे गलती हो गई, अब आगे से कभी नहीं करूँगा। आप सबकी कसम, मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन आप कहीं मत जाओ। बोला है तो बात करना है ना। सूरज को अपनी गलती समझ में आती है और वो माफी भी मांगता है और पांचों भाभियां अपने देवर को मोह में माफ कर देती हैं और सूरज को सुधारने की कोशिश करती हैं। सूरज भी आगे कभी कोई ना गलती करने का वचन देता है और सबके साथ खुशी से रहता है। हे भगवान, आज तक मैं जिन सौतनों को तलाशती रही वो ये है, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। केतन जी, अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो आज मैं इस तरह आपसे तलाक न मांगती। अद्विका की शादी केतन से बड़ी धूमधाम से हो जाती है। एक अच्छी बहू की तरह अद्विका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। केतन का भी जल्दी ही अपने काम में प्रमोशन हो जाता है, जिसके चलते दोनों पति पत्नी घर वालों से दूर एक नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। एक दिन दोनों पति पत्नी सुबह के समय नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी केतन के फोन पर किसी दिल नाम से कॉल आता है, जिसे वो जल्दी से कट कर देता है कि तभी दोबारा कॉल आने लगता है, जिसे देखकर अद्विका बोलती है, सुबह सुबह कौन आपको इतना मिस कर रहा है जो फोन पर फोन किए जा रहा है? कोई नहीं है, वो बस ऑफिस कॉल है। अच्छा तो उठा लो ना, काट क्यों रहे हो आप बार बार? यार तुम नाश्ता करने में ध्यान दो ना, कॉल पे ध्यान क्यों दे रही हो? आपको तो कुछ कहना ही बेकार है, जो करना है करो। केतन जल्दी से नाश्ता करके घर से निकल जाता है और जल्दी से दिल के नंबर पर बैक कॉल करता है और कहता है, अरे यार, कितनी बार कहा है ना, सुबह सुबह कॉल मत किया करो। मेरी बीवी को पता चल गया ना कि मैं क्या गुल खिला रहा हूँ, वो मेरा सर धड़ से अलग कर देगी। इम्पोर्टेंट काम हो तो मैसेज कर दिया करो। इतना कहकर केतन फोन रख देता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक रात जब अद्विका और केतन सो रहे होते हैं, केतन का फोन जोर से वाइब्रेट होने लगता है और इस बार उसकी स्क्रीन पर जान नाम से नंबर फ्लैश होता है और वो जल्दी से फोन उठाकर बालकनी में जाता है और बोलता है, हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या सच में? आई लव यू यार, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। थैंक यू बहुत सारा, चलो सुबह मिलते हैं। उसकी ये सारी बातें अद्विका चुपके से सुन लेती है और मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, ये आदमी मुझे धोखा दे रहा है।
मेरे पीठ पीछे मेरी सौतन बनाए बैठा है, लेकिन मैं भी इसकी पत्नी हूँ। इसकी सच्चाई तो इसके मुंह से बाहर निकलवा कर ही रहूंगी। इतना कहकर अद्विका वापस सो जाती है और केतन भी बालकनी से रूम में आ जाता है और सो जाता है। और अद्विका भी अपने पति की जासूसी करने में लग जाती है। और एक दिन जब केतन बाथरूम में नहा रहा था, तभी अद्विका रूम में आती है और वो चुपके से उसका फोन चेक करने के लिए जैसे ही उसका फोन उठाती है, तभी उसके फोन पर रूप नाम से कॉल आने लगता है। साथ ही नाम के साथ दिल वाला इमोजी भी होता है। वो जैसे ही कॉल पिक करने वाली होती है, तभी केतन बाथरूम से बाहर आ जाता है और झपट्टा मारकर अद्विका के हाथ से फोन छीन लेता है और गुस्से में बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना, मेरे फोन को हाथ मत लगाया करो। फिर बताओ क्यों करती हो ऐसा तुम? आज तो गलती कर दी, आज के बाद अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? हाँ हाँ, चिल्ला लो, अच्छे से चिल्ला लो। मुझे पता है बाहर तुमने मेरी सौतन बना रखी है, तभी ऐसे भिन्ना रहे हो मुझ पे। सुबह सुबह अफीम खाई है क्या बकवास छाप रही हो? आप करते होगे सस्ते नशे, मैं नहीं करती। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपने बाहर ना कोई लड़की फंसा रखी है और अब मुझसे प्यार भी नहीं करते हो। यार तुम अपना ये ड्रामा बंद करो और प्लीज नाश्ता लगा दो, जाओ। अद्विका गुस्से में रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब अद्विका केतन का मोबाइल चेक करने की कोशिश करती, तो कभी लैपटॉप और कभी कुछ और। उसकी इन सब आदतों से परेशान होकर केतन उसे कई बार गुस्से में सुना दिया करता, पर अद्विका अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ऐसे ही एक शाम केतन ऑफिस से घर आता है और अद्विका को आवाज देता है, अद्विका कहाँ हो तुम? यहाँ आओ यार। हाँ जी कहिए, क्या हुआ? यार एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो, सर में दर्द हो रहा है बहुत। ठीक है, लाती हूँ। अद्विका किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है और चाय बनाते बनाते खुद से बोलती है, घर के काम करूँ मैं, सारे गंदे कपड़े धोऊं मैं, सारा दिन अपनी ऐसी तैसी करवाऊं मैं, और मजे ले वो बाहर वाली। आज चाय पिलाती हूँ इनको, वो भी लाल मिर्च वाली। इतना बोलकर अद्विका चाय में ढेर सारी लाल मिर्च का पाउडर डाल देती है और थोड़ी देर बाद जाकर चाय केतन को देती है। वो जैसे ही चाय का एक घूंट भरता है, तभी उसके कान, नाक और मुंह से धुआं निकलने लगता है और वो गुस्से में कप को जमीन पर फेंक देता है और बोलता है, क्या बदतमीजी है ये? चाय में लाल मिर्च कौन डालता है? मेरा पूरा मुंह जल रहा है, पानी लेकर आओ मेरे लिए। हाँ, अब तो मिर्ची लगेगी ही ना, और जो मिर्ची आप मेरे जिंदगी में लगा रहे हो उसका क्या, बताओ? तुम अपनी बकवास बंद करो, समझ गई? और पानी लेकर आओ, जाओ। नहीं लाऊंगी। अद्विका की ना सुनकर केतन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे जोरदार तमाचा मारता है और बोलता है, तुम्हारा दिमाग का खो गया है। पहले मुझे मिर्ची वाली चाय पिलाती हो और फिर पानी पिलाने से मना करती हो। कभी मेरा फोन, कभी लैपटॉप, तो कभी पर्स चेक करती हो। अरे सीआईडी में भर्ती हो जाओ ना, अगर इतनी तहकीकात करने का शौक चढ़ा है तो। अद्विका को सुनाकर केतन वहाँ से चला जाता है, तो वहीं अद्विका भी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। केतन के ना घर आने का पता था और ना ही ऑफिस जाने का। वो अपनी मर्जी से घर आता और जाता, या फिर अपना ज्यादातर वक्त फोन पर बातें करते हुए ही बिता दिया करता। उसका ये रूप देखकर अद्विका को बहुत हर्ट होता है और वो उससे अलग होने का फैसला कर लेती है और कोर्ट जाकर डाइवोर्स पेपर रेडी करवाती है। जब वो पेपर लेकर कोर्ट से टैक्सी में बैठकर घर आ रही होती है, तो वो खुद से रोते हुए बोलती है, मैं एकदम सही फैसला कर रही हूँ। केतन जी अब मुझसे प्यार नहीं करते, वो हमेशा से ही मुझसे अलग होना चाहते थे और अब मैं खुद ही उनसे अलग हो जाऊंगी। पता नहीं मेरी सौतन कौन है, और जो भी है केतन जी उसके साथ खुश रहे। कुछ ही देर में वो घर पहुँच जाती है, जहाँ वो देखती है कि केतन घर पर नहीं है और वो डाइवोर्स पेपर को साइन करके टेबल पर रख देती है और साथ ही एक लेटर भी रखती है और अपना सामान पैक करके घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद जब केतन घर आता है तो देखता है कि घर खाली है और अद्विका वहाँ नहीं है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पेपर्स पर जाती है और वो जल्दी से अद्विका का लिखा हुआ लेटर उठाता है और पढ़ता है।
मुझे नहीं लगता केतन जी कि अब इस रिश्ते में हम दोनों एक साथ और चल पाएंगे, इसलिए मैं आपको तलाक देकर आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। मैंने पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, आप भी कर देना। मेरी तरफ से आप आजाद हैं। अद्विका का लेटर पढ़कर केतन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद से बोलता है, ये मैंने क्या कर दिया? जाने अनजाने मैंने अद्विका को बहुत तकलीफ दी है। मुझे उसे सच बता देना चाहिए था। मैं अद्विका को ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ। मुझे उसे रोकना होगा। केतन जल्दी से घर से निकल जाता है और अद्विका को तलाशने लगता है। वो उसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, हर जगह देखता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो थका हारा मंदिर में जाता है, जहाँ वो उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर बोलता है, अद्विका, ये सब क्या है? इतना बड़ा फैसला ले लिया और तुमने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। आपसे क्या पूछना था? आप तो यही चाहते थे ना। अब जाइए, अपने दिल, रूप, जान, जिसके पास जाना है चले जाइए। अद्विका की बात सुनकर केतन मुस्कुराने लगता है और जल्दी से अपने फोन से कॉल करके अपने दोस्त रुपेश, दिलशाद और सहजान को घर बुलाता है। थोड़ी ही देर में सब वहाँ आते हैं और केतन बारी बारी अद्विका के सामने ही सबको कॉल करता है। जब वो रूप को कॉल मिलाता है तो रुपेश का कॉल मिलता है, और जब वो जान को फोन मिलाता है तो सहजान का फोन मिलता है, और जब वो दिल को फोन मिलाता है तो दिलशाद का फोन रिंग करने लगता है। ये सब देखकर अद्विका हैरान हो जाती है और बोलती है, हे भगवान, आज तक मैं जिन सौतनों को तलाशती रही वो ये है, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। केतन जी, अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो आज मैं इस तरह आपसे तलाक न मांगती। अद्विका, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी जान, सच तो ये है कि मुझे बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, जिससे बाहर आने में ये तीनों दोस्त मेरी हेल्प कर रहे थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं, पर गलती मेरी भी है। मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए था। आई एम सॉरी अद्विका। इस तरह अद्विका की तीनों सौतन उसके सामने आ जाती हैं। अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? पूरे समाज में हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पर माँ, मैंने वैसा कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो। देख लो कैसी औलाद जन्मी है तुमने। अरे अपने पेट में बच्चा लेकर घूम रही है और फिर भी बोलती है कि मैंने क्या किया है। अरे तूने हमारा सर शर्म से झुकाया है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे से आंख उठाकर बात करे, लेकिन तेरी वजह से आज वही लोग मेरे मुंह पर थू थू करके जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, सुन लोगों की बात। क्या बोले जा रहे हैं? आपस में बातें कर रहे हैं कि बिना पति गर्भवती हो गई इनकी बेटी। अरे कुंवारी लड़की जब फूला हुआ पेट लेकर घर आएगी तो यही बोलेंगे ना समाज वाले। आखिर देवकी को किसके धोखे की सजा मिली जो वो शादी से पहले ही गर्भवती हो गई? जानने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे से सुनते हैं। देवकी अपनी माँ शांति और पिता सुरेश की एक लौती बेटी थी, जिसके कारण उसको बड़े ही नाजों से पाला गया था। लेकिन 2 साल पहले देवकी की एक दूसरे शहर में नौकरी लगी, जिसके कारण वो अपने माँ बाप से अलग दूसरे शहर में आके रहने लगती है। लेकिन वो कुछ 8-9 महीने में अपने माँ बाप से मिलने आती रहती थी। ऐसे ही देवकी आज भी पूरे 10 महीने बाद आने वाली थी। इसीलिए शांति देवी अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए खीर बनाने की तैयारी करते हुए अपने पति से बोलती है, सुनो जी, जरा दुकान से काजू बादाम ले आओ। देवकी आने वाली ही होगी, मुझे उसकी मनपसंद खीर पहले से बनाकर रखनी है। ला रहा हूँ भाग्यवान। तुम तो बेटी के आने पर ऐसे हुड़दंग मचा देती हो जैसे इस शहर की मुख्यमंत्री आ रही हो। अरे एक तो वो इतने महीनों बाद आती है, ऊपर से उसी के कारण हम ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, तो उसके आने पर उसकी ख्वाहिशें भी पूरी ना करूं? हाँ हाँ भाग्यवान, सही है, ला रहा हूँ। सुरेश दुकान से काजू बादाम लेकर आता है, जिसके बाद शांति खीर बनाकर जैसे ही बाहर आती है, उसकी बेटी देवकी घर आकर अपनी माँ से गले मिलकर बोलती है, माँ कैसी हो? इतने महीने बाद आपको देखा है। कसम से घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। अपने पापा से नहीं मिलेगी? अरे पापा, आपकी परी आपको भूल सकती है क्या? देवकी के आने से घर में खुशी का माहौल होता है। वो जब भी घर आती अपने परिवार के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आती और साथ ही उन्हें बहुत सारा पैसा देकर जाती। इस बार भी जब देवकी आती है
तो अपनी माँ को 5 लाख रुपए देते हुए बोलती है। माँ ये लो 5 लाख रुपए। कंपनी इस बार प्रॉफिट में गई है ना, इसलिए 1 लाख ज्यादा कमाए हैं। सही है मेरी बेटी, ऐसे ही खूब तरक्की कर और हमारा नाम रोशन कर। हाँ माँ, और मेरे होते हुए आप लोगों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। अच्छा बेटी, पर ये तो बता, तुझे इतना पैसा किस काम से मिलता है? मतलब तूने बस ये बताया कि बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उस कंपनी में तेरा क्या काम है? तेरी क्या पोस्ट है? मुझे अपने पेट का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब? वो मेरा मतलब है कि मुझे अपना और बाकियों के पेट का ध्यान रखना पड़ता है ना। मैं कंपनी में लोगों के काम के हिसाब से उनकी सैलरी डिसाइड करती हूँ, बॉस को बताती हूँ। वाह, फिर तो तेरे ऊपर कंपनी का बहुत जरूरी काम है। चल मेरी बेटी, अच्छे से करियो। अच्छा माँ, मुझे ना अगले हफ्ते वापस जाना है क्योंकि मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देवकी 1 हफ्ते बाद घर वालों के साथ समय बिताकर वापस अपने काम के लिए लौट जाती है, जहाँ एयरपोर्ट पर रजत नाम का उसका दोस्त उसे लेने आता है और उसे देखकर बोलता है, और देवकी घूम आई? वैसे इस बार की पार्टी मोटी है, वो तुमको तुम्हारे पेट के 10 लाख रुपए देगी। वाओ यार, वैसे तो दुनिया की नजरों में ये काम कितना शर्मनाक है। भला कौन ही औरत होगी जो पैसों के लिए अपनी कोख गिरवी रख देती है, लेकिन मुझे इसका पैसा मिलता है जिससे मेरा घर चलता है। 2 साल से अपने घर वालों से छुपकर मैं सैरोगेट मदर बन रही हूँ। इस दुनिया में मेरे 2 बच्चे भी आ गए हैं। कितने कमाल की बात है ना, मैं बिना पति ही गर्भवती हो जाती हूँ। वैसे तुम्हारे घर वालों को पता लगा तो क्या होगा? वो तुमको ये काम करने से रोकेंगे? तो तुम्हें क्या लगता है कि जब मेरे घर वालों को पता चलेगा कि उनकी बेटी ने पैसों के लिए अपनी कोख बेच दी तो वो मुझे गले से लगा लेंगे? अरे कभी नहीं, उल्टा मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। फिर तुम ये काम क्यों करती हो? एक तो पैसों के लिए और दूसरा ये कि मेरी वजह से न जाने कितनी माओ के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो इसमें हर्जी क्या है? मैं एक बच्चा देकर किसी का घर खुशियों से भर देती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? और वो पैसे देकर मेरा और मेरा भी। हाँ बाबा, अब चलो तो होने वाले बच्चे के माँ बाप से मिलने। रजत देवकी को एक शादीशुदा जोड़े रमन और आरती से मिलवाता है, जो अपने बच्चे की सैरोगेट मदर देवकी को बनाना चाहते थे और उसके लिए उसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। देवकी इस बार 25 लाख रुपए में ये काम करने का तय करती है, जिसके बाद सारी तैयारियों के साथ लीगल तरीके से वो उनके बच्चों की सैरोगेट मदर बनने का प्रोसेस पूरा करती है। कुछ वीक्स में उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और उसके बाद वो अच्छे से अपना ख्याल रखती है, लेकिन चौथे महीने के लगते ही उसके पास बच्चे के असली माँ बाप का कॉल आना बंद हो जाता है। वो और रजत मिलकर बच्चे के माँ बाप से कांटेक्ट करने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता। 6 महीने बीत जाते हैं। अब देवकी के पास अपने घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि वो इस बच्चे को बिना उसके माँ बाप की मदद के बिना नहीं जन्म दे सकती थी। इसीलिए वो रजत के साथ अपने घर के लिए निकलती है, जहाँ उसके माँ बाप उसको इस हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं और तो और पूरा मोहल्ला उसकी प्रेगनेंसी देखकर बातें करने लगता है। ये देखकर उसके माँ बाप बोलते हैं, अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? पूरे समाज में हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पर माँ, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। देख लो कैसी औलाद जन्मी है तुमने। अरे अपने पेट में बच्चा लेकर घूम रही है और फिर भी बोलती है कि मैंने क्या किया है। अरे तूने हमारा सर शर्म से झुकाया है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे से आंख उठाकर बात करे, लेकिन तेरी वजह से आज वही लोग मेरे मुंह पर थू थू करके जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, सुन लोगों की बात, क्या बोले जा रहे हैं? आपस में बातें कर रहे हैं कि बिना पति गर्भवती हो गई इनकी बेटी। अरे कुंवारी लड़की जब फूला हुआ पेट लेकर घर आएगी तो यही बोलेंगे ना समाज वाले। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, एक बार मेरी बात तो सुन लो, ये बच्चा मेरा नहीं है। अरे तुझे शर्म नहीं आई? दूसरे शहर काम के लिए भेजा था, ऐसे कांड करने के लिए नहीं। हे भगवान, क्या होगा अब इसका? कौन शादी करेगा इससे? हम तो बर्बाद हो गए। अरे अंकल, उसकी बात तो सुन लीजिए। तू कौन है? कहीं तूने ही तो मेरी बेटी के साथ ये सब नहीं किया? सच बता साले। सुरेश रजत का कॉलर पकड़कर धमकाने लगता है और शांति अपना सर पकड़कर रो रही होती है, क्योंकि उसकी बेटी शादी से पहले ही माँ बनने वाली है। तभी एक आवाज आती है
जिसकी तरफ देवकी और उसके माँ बाप के अलावा रजत और पूरे मोहल्ले वाले देखते हैं। देवकी जी, मेरा बच्चा कहाँ है? देवकी पीछे मुड़ती है तो देखती है रमन और आरती उसके दरवाजे पर आए हैं और देवकी का पेट देखकर आरती उसे गले लगाकर बोलती है, देवकी, तुम कहाँ ले आई हमारे बच्चे को? हम किसी मुसीबत में फंस गए थे, इसलिए तुमसे 2 महीने कांटेक्ट नहीं कर पाए। फिर पता चला कि तुम यहाँ आ गई हो, इसलिए हम तुरंत तुम्हारे पीछे आ गए। पता है हम कितना डर गए थे जब हमें पता लगा कि तुम दूसरे शहर आ गई हो। हाँ, हमें तो लगा कि तुम हमारा बच्चा लेकर ही भाग गई, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। तुम ही मुसीबत में आ गई। हमें माफ कर दो ऐसे अचानक गायब होने के लिए। कौन हो तुम लोग और ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, देवकी की कोख में हमारा बच्चा है, मेरा और मेरे पति रमन का बच्चा। आरती और रमन देवकी के माँ बाप के साथ सभी को सैरोगेसी प्रोसेस के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर शांति की पड़ोसन बोलती है, हाय हाय हाय, शांति की बेटी इतनी गिर गई कि पैसों के लिए अपनी कोख ही गिरवी रख दी। चिच्ची, कैसा गंदा जमाना आ गया है। तू अब तक हमें अपनी ये गंदी कमाई खिला रही थी। हमको लगता था कि हमारी बेटी कितना काम करती है, लेकिन ये तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रही थी। पर माँ, चुप कर, मुंह भी मत खोल अपना। देवकी को ऐसे बेइज्जत होता देख आरती और रमन उसके हक में सबसे बोलते हैं, आप सब पागल हैं। देवकी इतना नेक काम कर रही है। अरे उन लोगों की हालत देखिए जिनको सालों साल बच्चे नहीं होते, वो बच्चों के लिए तरसते हैं। देवकी ऐसे ही जोड़ों की मदद करती है, कुछ गंदा थोड़ी कर रही है। और हर औरत को माँ बनने का सुख मिलना चाहिए, और जो माँ नहीं बन पा रही है उन जैसी औरतों को ऐसी ही देवकी की तलाश है। जी हाँ, आप लोग देवकी जी को एक गलत समझ रहे हैं। माना कि वो बिना पति गर्भवती हैं, लेकिन इससे किसी के परिवार में खुशियाँ आ रही हैं, तो इसमें गलत ही क्या है? रमन और आरती की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग ये समझते हैं कि देवकी का किया काम गलत नहीं है, बल्कि वो तो अपने द्वारा लोगों के घरों में खुशियाँ फैला रही है। इसीलिए देवकी के माँ बाप भी उसको माफ कर देते हैं और आरती रमन बच्चे के जन्म होने तक उससे अपने साथ रखते हैं, जिसके 3 महीने बाद देवकी एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और उसके असली माता पिता यानी रमन और आरती उस बच्चे को देवकी का नाम देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।